रुक जाओ दो एक सेकेंड। विच कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विच, यार ये देखो डॉग्स आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, भौंक लो भौंक लो भौंक लो। ओके भाई जल्दी करो। ओके, विच कॉन्सेप्ट्स, यार ये तो रुक ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। हाँ रुक गए, शांत हो गए शांत हो गए, हाँ शांत हो कर लो भाई, तुम कर लो पहले। हे कॉमर्शियंस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अब रोज़ एडअप हो रहे हैं, रोज़ क्विजेस को कर रहे हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग डेली। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो फ्री कोर्स है उसका बेनिफिट सबको जाए, इसलिए आज हम लोग जो हैं एक वीडियो लेकर के आ गए हैं, दैट इज़ ऑन FM, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो यार आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। तो यार याद रखना, आपको 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड जल्दी से यहाँ पर देखते जाना है कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन है एंड पूरी वीडियो कंप्लीट करना है, वरना यार कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि टॉप रहेंगे, और अगर इनको आपने सॉल्व कर लिया यानी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो चले यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो कॉमर्शियल टॉक्स है उसकी शीट पर, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। तो यहाँ पर एक चीपेस्ट सोर्स की बात की गई है, तो याद रखना चीपेस्ट सोर्स यानी कि आप फाइनेंस जो है वो बहुत जल्दी ले सको, उसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, यानी कि फाइनेंस लेने के लिए भी खर्चा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डिबेंचर के बारे में। तो देखो डिबेंचर जो होता है उसमें भी आपको क्या होता है, सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते हैं, पूरे सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जब डिबेंचर से आपको पैसा मिलेगा, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये हमारा खर्चा हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन जब आप इक्विटी को रेस करते हो ना, जब इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेते हो तो वहाँ पर आपको शेयर मार्केट में बहुत सारी मार्केटिंग करना पड़ता है, ब्रोशर्स लेने पड़ते हैं, ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, लीगल फीस देना पड़ता है, तो ये भी एक खर्चा है, तो उसको मैं चीप नहीं बोल सकता। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तब भी वो सेम ही खर्चा है, बस प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, बस उसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बाकी सब आपको सेम करना पड़ता है, सारी फीसेस देना पड़ता है। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, जब आप प्रॉफिट को कमा रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा आप दे देते हो एज अ डिविडेंड यानी कि शेयर होल्डर्स को, और कुछ हिस्सा बचा लेते हो फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो यहाँ पर जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो मेरे लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगी, क्योंकि उसके लिए क्या करना, बस प्रॉफिट है, उसका कुछ हिस्सा साइड कर लिया। इसके आपके घर में भाई बहुत सारे लोग आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, कुछ पैसे दे करके जाते हैं, तो अब आपने उस पैसे को क्या किया, अपने पास रख लिया, अपने भाई बहन में नहीं बांटा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, बाद में दे दूंगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गई तुम्हारी रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो आता है हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन। अब देखो डेट और इक्विटी रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, तो इसके लिए मैं पेन ले लेता हूं। ओके, तो यहां पर जो हायर डेट और इक्विटी रेशियो, तो देखो डेट जो होता है वो हमेशा ऊपर आता है, इक्विटी नीचे आता है, ये चीज़ याद रखना। तो तुम्हारा जो इक्विटी है वो नीचे है, डेट ऊपर है, तो हायर डेट रेशियो मतलब कि डेट तुम्हारा ज़्यादा है, हाई तभी आएगा ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो तुम्हारा आंसर बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली जो डेट है वो ज़्यादा है, तो अगर डेट ज़्यादा है यानी कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, लो फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं हो सकती। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते हो, तो देखो अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे तो आपके ऊपर हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क होगी। क्या होगी, फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 6 months, विद इन 1 year, विद इन बिटवीन 1 and 3 years, बिटवीन 3 and 5 years। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है तुमको, क्या समझना है, ओके, करंट एसेट्स। तो देखो क्या हो जाता है, कोई भी करंट एसेट होता है वो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर काम करता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो बिजनेस होता है वो हमेशा 1 साल के लिए ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स भी कौन से एसेट्स होंगे, जो कि 1 साल के अंदर जो है कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है 4th वन, दैट इज हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विथ।
हायर अर्निंग्स, हायर कैश फ्लो, अनस्टेबल अर्निंग्स, हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ता, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हायर डिविडेंड पर शेयर की बात की गई है। हायर डिविडेंड पर शेयर यानी कि एक बंदे को ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर एक बंदा है उसको ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो वो कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास हायर अर्निंग्स होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हायर कैश फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात है। कैश फ्लो यानी कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, कैश का इनफ्लो ज़्यादा है, ठीक है। अनस्टेबल अर्निंग्स, देखो ये नहीं हो सकता। स्टेबल अर्निंग्स होगी तभी आप हायर डिविडेंड दोगे, वरना आपके पास आप नहीं दे पाओगे। एंड हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, तो देखो हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आप डिविडेंड में पैसा नहीं दोगे, आप अपना पैसा लोगों में नहीं बांटोगे। आप क्या कहोगे कि भैया अभी मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने पास रिटेन्ड करके रखूँगा पैसा, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स रखूँगा और उसको ग्रोथ के लिए यूज़ करूँगा। यानी कि अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर आपके पास रिश्तेदार जो है वो आपको पैसा दे करके जा रहे हैं, यानी कि आपका हायर अर्निंग्स है, आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दी, यानी कि हायर कैश फ्लो है, आपके पास हर महीने पैसा आ रहा है, यानी कि स्टेबल अर्निंग्स है। पर अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, अपने भाई बहन में वो पैसा थोड़ा बहुत बांट दोगे। क्लियर है बात? इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, अब क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज़ हायर अर्निंग्स, हायर कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग्स एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स विल, क्या होगा? यानी कि यहाँ पर अफेक्ट की बात की गई है कि अगर टैक्स रेट जो है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपके प्रॉफिट पे क्या असर आएगा। यहाँ पर डेट जो है वो चीपर हो जाएगा, डेट जो है वो डियरर हो जाएगा, डेट जो नो इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ डेट पे, वी कांट से। तो देखो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऐसा तो लिख नहीं सकते वी कांट से, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो नहीं आ सकता। सी ऑप्शन की बात करते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ डेट पे असर बिल्कुल आएगा क्योंकि आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज़ हो गया। अब अगर टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है तो टैक्स हमको किस पे देना पड़ता है? इक्विटी शेयर्स पे देना पड़ता है। डिविडेंड देने से पहले हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको वो टेबल याद हो, एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, जिसको अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोला जाता है। उसके बाद फिर हम टैक्स देने के बाद हम देते इंटरेस्ट देने के बाद हम देते हैं टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो बचता है उसको हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, और इसको हम EBIT बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज़ याद रख लेना, आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर टैक्स जो है वो अब हट गया, मतलब जो टैक्स है वो ज़्यादा हो गया, हटा नहीं है, ज़्यादा हो गया है। तो अगर टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा जो डिविडेंड है वो मतलब कम मिलेगा, यानी कि जो हमारा इक्विटी है वो हायर हो गया है, वो चीपर नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, जो डेट है वो चीपर हो जाएगा। अब लोग डेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इक्विटी पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे को तुम लोग बता दो कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हो सकता है भाई कुछ लोग को याद ना हो, ज़्यादा पढ़ाई करी हो, तो मैं बता देता हूँ। जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। करंट एसेट्स यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स है, कैश भी एक करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर 3 हमको करंट एसेट दिए गए हैं। इसका एक करंट लाइबिलिटी दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेबल। ये क्या हो गई तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। तो करंट एसेट्स कितना हो गया, 30 प्लस 25 कितना हो गया, 55, और 60, यानी कि 60,000 तुम्हारा हो गया करंट एसेट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, करंट एसेट कितना हो गया तुम्हारा 65,000। अब करंट लाइबिलिटीज़ देखना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज़ तुम्हारी हो जाएंगी 17,003, यानी कि 28,000 यहाँ पर जो है 60,000 था कि 65,000 था, 60,000 था। मैंने यहाँ पर वो गलत लिखा, मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, दैट विल बी 32,000 रुपये। तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 32,000। तो यहाँ पर जो है ए जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डेट इज कंसिडर्ड टू बी चीपर देन इक्विटी। तो जो डेट होता है वो चीपर होता है इक्विटी से, बिकॉज फॉर बोरोअर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ डैश वेल डिविडेंड इज नॉट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐसा क्या होता है जिससे डेट जो होता है वो इक्विटी से चीपर होता है। तो सबसे पहले आता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पर एक टेबल बताई थी कि इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले टैक्स दिया,
पहले इंटरेस्ट दिया जाता है उसके बाद टैक्स दिया जाता है। तो पहले इंटरेस्ट आप देते हो उसके बाद टैक्स देते हो, यानी कि जो इंटरेस्ट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब इंटरेस्ट पहले ही दे दिया जाता है उसके बाद टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ पर 7th का जो है ए ऑप्शन होगा, उसके लिए तुमको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये तुम्हारी बुक में भी दी हुई है। आगे बढ़ते हैं यार, तो आगे जाता है इन विच केस अ कंपनी शुड गो टू ऑप्ट फॉर इक्विटी रेदर देन डेट, यानी कि आपको इक्विटी के लिए जाना चाहिए, डेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि डिबेंचर वेवेंचर छोड़ दो भाई, यहाँ पर लोन वोन मत लो, यहाँ पर इक्विटी के पास जाओ, यानी कि शेयर होल्डर से पैसा लो। इफ़ स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, बिल्कुल सही बात है यार, अगर स्टॉक मार्केट राइज हो रहा है तो आप क्या करोगे, इक्विटी की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे, बिल्कुल सही बात है। इफ़ द फर्म हैज़ हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जब आप डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे होते हो, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये सब हो गया, लेबर का पैसा हो गया, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। तो अगर वो हायर होगी तो आप डेट की तरफ नहीं जा पाओगे, यानी कि आप इक्विटी शेयर्स की तरफ जाओगे। क्यों जाओगे, फिर से समझना, क्योंकि डेट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपके पास इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप इक्विटी की तरफ ज़्यादा जाओगे। इफ़ कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्गर, तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्गर होगी तो आप डेट की तरफ जाओगे, इक्विटी की तरफ नहीं जाओगे। क्यों जाओगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, आपको पास इंटरेस्ट देने के पैसे हैं तो आप कहोगे भाई डेट ले लो, क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप उसको सोर्स कर रहे हो, कहीं से इक्विटी लेकर के आ रहे हो, आपको ब्रोकर को पैसा, लीगल फीस, कमीशन सब देना पड़ता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो डी ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है बोथ ए एंड बी, तो देखो ए एंड बी क्या है, स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, बिल्कुल सही था, एंड इफ द फर्म हैज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट विल बी डी। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। क्लियर है बात। तो हमको क्या करना है, आंसर से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है कि वो चीज़ क्यों है, क्योंकि भाई ज़रूरी तो नहीं है यही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो डिफरेंट आ सकता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप अपना दिमाग वहाँ पर लगा करके आंसर निकाल सकें। नेक्स्ट रह जाता है विच ऑफ दीज इज अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसको इफेक्ट कर रहा है। रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ऑल द अबव। तो देखो यार, फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब होता है कि भाई आप इक्विटी लोगे कि डेट लोगे। तो यहाँ पर भाई रिस्क भी देखना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देखना पड़ता है, स्टॉक मार्केट कंडीशन भी देखना पड़ता है। तो सब चीज़ हो गई। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं समझ में आए तो ये भी देख सकते हो कि रिस्क कंसिडरेशन और स्टॉक मार्केट कंडीशन तो देखना पड़ेगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है, तो यह जो है ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ डेट अलॉन्ग विथ इक्विटी इंक्रीजेस EPS, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। ओके, तो यहाँ पर पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं, बहुत ही हायर वर्ड्स दे देते हैं लोग। यूज़ ऑफ डेट यानी कि डेट यानी कि लोन वोन ये सब की बात की जा रही है। अलॉन्ग विथ इक्विटी, हम इक्विटी के साथ उसको यूज़ करते हैं। इंक्रीजेज EPS, इससे अर्निंग पर शेयर यानी कि जो डिविडेंड देते हैं, हम डिविडेंड बांटते हैं, वो बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। ये एक तरीका का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम डेट अपॉन इक्विटी करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ डेट लेना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी लेना चाहिए, जिससे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि हर शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा मिले। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ओनर है वो मालिक है और मालिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी के। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, 51% से ज़्यादा हैं, इसलिए वो ओनर कहलाते हैं अपनी जियो कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पर जियो कंपनी अगर ज़्यादा कमा रही है तो ज़्यादा डिविडेंड सबको मिलना चाहिए, तभी तो मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर पे फोकस करते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा मिल जाए, ज़्यादा पैसा सबको मिले और इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो हम इन दोनों का परसेंटेज एक लेके चलते कि कितना डेट कितना इक्विटी करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ 10th वाले का B है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ही फाइनेंशियल लेवरेज बोला जाता है, यानी कि डेट और इक्विटी की फिर से बात कर रहे हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू विच एनालिसिस, यानी कि हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं जिससे हमको यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले उसको देखते हैं। EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर। फिर EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड EPS यानी कि अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर, और EPIT और EBT। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट और लास्ट को देख करके हम क्या कर सकते हैं,
एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि भाई हमारे पास पहले कितना पैसा था और लास्ट में कितना बचा, ऐसे ही करते हैं ना। आपको रिश्तेदारों ने पहले 1000 रुपये दिए थे, अब 1000 रुपये का आपने कहाँ खर्च किया उससे कोई मतलब नहीं। मम्मी पापा आपसे लास्ट में क्या पूछते हैं कि भाई बेटा तुम्हारे पास कितना पैसा बचा अभी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना पैसा मिला था इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने से पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने से पहले आपके पास समझ लो इतना अमाउंट था, यहाँ पर इतना अमाउंट। लास्ट अमाउंट कितना बचा, ईपीएस, यानी कि हर बंदे को कितना पैसा मिला, दिस इज फर्स्ट दिस इज लास्ट, हमेशा उससे हम एनालिसिस करते हैं। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईबीआईटी और ईपीएस। क्लियर है बात, ये चीज़ हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों जाएगा एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहले जितना पैसा था वो फिर कितना बटा, लोगों को कितना कितना मिला, उससे हमको मतलब है। हमने कितना टैक्स दिया, कितना इंटरेस्ट दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। इस एनालिसिस के थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं हर बिजनेस की। नेक्स्ट इज सीता इज़ अ मैन्युफैक्चरर। सीता एक मैन्युफैक्चरर है भैया, बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या बनाती है, स्टेनलेस स्टील बनाती है, स्टील बनाती है, बताओ, बहुत अच्छी बात है। राम इज़ ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरर, क्या बनाता है, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाता है। वाह भाई, बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब केक वेक पेस्ट्री बनाता है। ये वही है, ये जो ओरियो से ओरियो, समझ रहे हो ना, सिंपल सी ओरियो बिस्किट को ओरियो शेक में कन्वर्ट कर देता है। ये वही बंदे होते हैं जो कि ख़राब कर देते हैं सब कुछ, कोई बात नहीं। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सीता वुड रिक्वायर मोर कैपिटल, ये फर्स्ट ऑप्शन है। राम वुड रिक्वायर मोर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बोथ विल रिक्वायर इक्वल वर्किंग कैपिटल, ना बाबू। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की बात की जा रही है। वर्किंग कैपिटल का मतलब बताओ मेरे को। वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे आप एक्टिविटी कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटी में आपका रॉ मटेरियल से लग रहा है, लेबर को पैसा जा रहा है, ठीक है, आपका बिल रिसीवेबल्स ये सब यूज़ हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल यही होता है। अब यहाँ पर किसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसकी बड़ी दुकान होगी उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब आप मुझे खुद बताओ, बेकरी ज़्यादा बड़ी है कि स्टेनलेस स्टील ज़्यादा बड़ा, खुद सोचो। सिंपल सी बात है भाई, बेकरी छोटी सी दुकान होगी, उसकी माइक्रोवेव में बना लेगा। देखो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, पता चला कोई बेकरी वाला निकल गया। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, जो स्टेनलेस स्टील है उसकी बड़ी दुकान है, तो वो बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूज़ होगा, ज़्यादा वहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ होगा। इसलिए जो सीता है उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर जो ए है दैट इज़ आवर ऑप्शन। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, 13th क्वेश्चन आ जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ करेंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पर हमको जो करेंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स समझ रहे हो, तो करंट एसेट जो हैं उसको हमको भैया लो हायर टू लोअर देखना है कि सबसे पहले लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी दी गई है, कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल। सी ऑप्शन में दिया गया है बिल रिसीवेबल, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड डेटर्स। लास्ट में दिया गया है कैश। देखो समझना बात को, मैंने पूरा ऑप्शन पढ़ा नहीं, मैंने खुद दिमाग लगाया कि कैश में सबसे पहले जल्दी कौन कन्वर्ट हो सकता है। भाई ऑफ कोर्स कैश खुद हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वहाँ पर कैश फर्स्ट में ही दिया गया है, तो इन्हें इतना ईजी बना दिया इसको कि कैश में सबसे पहले कौन कन्वर्ट होगा, कैश ही होगा। तो यहाँ पर कैश सबसे पहले जाएगा, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्यों आएगी, देखो इसको लॉजिकली समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा अपन ने, करंट इन्वेस्टमेंट के आगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिखा रहता था, अपन क्या करते थे उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करते थे। क्लियर है बात। यहाँ पर क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। बिल रिसीवेबल्स, उसके बाद बिल रिसीवेबल आएगा, और उसका फिर डेटर्स आएंगे। डेटर्स भाई बहुत दिक्कत करते हैं, आपसे किसी ने पैसा, आपने किसी को पैसा उधार दिया भाई लास्ट में ही देंगे ना, वो बेड डेट्स होते ही हैं अपने पास। इसलिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सबसे सही लग रहा है यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया। तो चलो यार कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी पर ठीक है कोई बात नहीं। विच कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। इसके ऑप्शंस मेरे को क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, मैं ऑप्शन देखूंगा। ट्रेड ऑन इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी फाइनेंसिंग। देखो इसमें ना मेरे को एक ही चीज़ फैमिलियर लग रही है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पर अब मैं फिर से क्वेश्चन पे जाता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअली तुमको समझाना है। मतलब मैं दे रहा होता ना एग्जाम तो मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग और इक्विटी कर देता, पर फिर भी इसमें से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो हमको हेल्प करता है जिससे हम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स जो है उसको इंक्रीज कर सके, यानी कि डिविडेंड पर शेयर जो है उसको इंक्रीज कर सके विद अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि डेट और इक्विटी, कितना डेट रखे कितना इक्विटी रखे, जिससे हमारा जो है ईपीएस इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सही होगा, क्योंकि उसी का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ डेट और इक्विटी ले, उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड उसी से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितना जो है ईपीएस है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं।
15 क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट टर्म प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज डैश एंड आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ। देखो समझना बात को, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम्स, जो कि 2 ईयर्स के होते हैं। तो देखो कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम्स, चलो मेरे को नहीं पता इसका मतलब, फॉर एग्जांपल समझ लो, तो कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम से आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ। तो देखो शॉर्ट टर्म प्लान्स का मतलब क्या होगा, जो 1 साल से कम के लिए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, उसमें 2 है। सेकंड आता है कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम्स 1 ईयर और लेस। तो हाँ, ये ऑप्शन को मैं रख सकता हूँ माइंड में कि ठीक है भाई हो सकता है। थर्ड आता है बजट 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स फिर से आ गया, तो मैं इसको नहीं लूँगा, सी ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यहाँ पर सी भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। अब हो सकता है या तो डी या तो बी। अब यहाँ पर आपको कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन पता होना चाहिए। कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीद रहे हो, किसको, फिक्स एसेट्स को खरीदते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, कैपिटल बजटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, कभी भी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड नहीं होता। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बजट्स 1 ईयर और लेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दैट करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, अच्छे से एक बार चैप्टर रीड करोगे तो वहाँ पर कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन अच्छे से देखना। ठीक है, 16 क्वेश्चन जाता है द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड इज ऑल्सो नोन एज। यानी कि यहाँ पर एक रिस्क होती है ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑन बोरोड फंड्स, यानी कि आपने क्या किया, किसी से बोरो किया पैसा, उसको नहीं पैसा दे पाए। ऐसा अपन सोचते हैं ना कि यार अगर अपन ने लोन लिया इंटरेस्ट नहीं दे पाए, तो इस रिस्क को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क। देखो ऑपरेटिंग रिस्क नहीं बोल सकते, ऑपरेटिंग मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो ऑपरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, यानी कि लेबर को खर्चा नहीं दे पाए, रॉ मटेरियल्स नहीं खरीद पाए, ठीक है, सामान टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए, ये सब क्या हो गया, ऑपरेटिंग रिस्क हो गई। फाइनेंशियल रिस्क मतलब होगा कि आप लोन नहीं ले पाए, फाइनेंस की रिस्क हो गई, आपने क्या कर पाए, पैसा नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो ये वाला लग रहा है मेरे को। इसके आगे का देखते हैं, बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेस रिस्क इज डिफरेंट। बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट नहीं हो पाया, समझ में आया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी फाइनेंशियल रिस्क, कि आपने जो फाइनेंस उठाया है उसको आपको इंटरेस्ट उसके लिए दे पा रहे हो या नहीं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आ जाता है कंपनी ए हैज़ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी ए जो है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1.5 लाख रुपए। न्यूमेरिकल है, मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। चल जा पेन, चल जाएगा, अच्छा पेन है, थोड़ा सा जगह वो ना हो जाए इसलिए। ठीक है, क्या यहाँ पर वो हो जाता है ना, तुम्हारा शीट आ जाती है। 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। यानी कि ये जो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स मैंने लिखा ना, इसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहे। तो इसके बाद हमारे पास ये लास्ट स्टेप बचा है, इसको हमको डिवाइड करना है। कितने लोगों में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है, यानी कि 10,000 लोग होंगे कंपनी में, उनमें हमको जो है 1.5 लाख रुपए डिवाइड करना है। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बी भी है, उसके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000, 1,20,000 है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। इसके पास कितने लोग हैं, 12,000 लोग हैं। चलो निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना निकला, 15 निकला। ठीक है, ये कौन सी है, ए। बी के पास कितना निकला, ये काटा, ये काटा, 12 1 0, 10 निकलेगा। ठीक है, आराम से किया मैंने न्यूमेरिकल। ये 15 है, ये 10 है। एक बंदे को यहाँ पर 15 रुपये मिले, एक बंदे को यहाँ पे 10 मिले। बताओ कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें 15 मिले। सिंपल सी बात है। तो जिस बंदे का एक शेयर था, तो एक शेयर पे उसको कितना मिला, 15 रुपये मिला। तो यहाँ पर सबसे बेटर ईपीएस किसका है, बेटर ईपीएस ऑफ कोर्स ही बात है कंपनी ए का है, और कितना है वो, 15 रुपये। यानी कि इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, इसका जो डी ऑप्शन है वो तुम्हारा, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि कंपनी ए हैज़ 15। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ देखी थी, इसके बारे में बताया था, भगवान जी आ चुके हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है दैट इज 18th वाला, तो 18th में जाता है डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड वो होता है, सही बात है। एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच रिमेन्स इन द बिजनेस इज नोन एज। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था तुमको ये चीज़ कि यहाँ पर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको सिंपली बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको देखने मतलब तुमने अगर ऑप्शन देखे होंगे ना भाई, तुम रहने दो, तुम मत दो पेपर। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट सी इज़ करेक्ट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स अच्छे से यार 11th में ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, बहुत ईजी चीज़ है। 19th क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऐसे स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज ना हो, ऐसे करके हम स्ट्रैटेजीज चलेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड देन फिक्स्ड एसेट्स।
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो ज़्यादा लिक्विड होते हैं, इसलिए जो कैश होता है, डेटर्स होते हैं, जल्दी लिक्विड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड एसेट्स। देखो ये एक डिबेट टाइप की, मतलब ये ऐसे मैं इसको बोल नहीं सकता, दिस इज नॉट अ फैक्ट कि करंट एसेट्स जो हैं वो लेस कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो इसको मैं होल्ड पर रखूंगा कि ये हो सकता है। आगे का ऑप्शन पढ़ता हूँ। बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा आर फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहली बात तो बिल रिसीवेबल तो स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट हो ही नहीं सकता। इतने सारे क्वेश्चंस ऊपर सॉल्व करें, बिल रिसीवेबल्स हमेशा एक करंट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि तुम उसको जल्दी से जो करंट एसेट है यानी कि जो कैश है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। तो यही जो है साफ साफ मेरे को नज़र आ गया, जो सी वाला है ऑप्शन वो गलत है। एक बार फोर्थ वाला भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं पढ़ूंगा ताकि यहाँ पर दिक्कत ना जाए। फिक्स्ड एसेट्स आर फाइनेंस टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड एसेट्स हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से फाइनेंस होती है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से कैसे कर लोगे? शॉर्ट टर्म लोन लेके आप लैंड खरीद सकते हो 40 लाख की, नहीं कर सकते ना, तो आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी, और वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलो भाई 20th क्वेश्चन है जाता। अच्छा 21 भी आ गया, देखो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, देख रहे हो, अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अराइव्स एट, किस पे अराइव होती है देखते, कहाँ पहुँचती है फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सटर्नल बोरिंग्स बाय रिजॉर्टिंग टू इक्विटी इशूज़, यानी कि बहुत भाई मतलब बहुत हाई लेवल इंग्लिश यूज़ की गई है, अपन इसको पहले अपने लेवल पे लाते हैं। मिनिमाइजिंग द एक्सटर्नल बोरिंग्स का मतलब हो जाता है कि आप एक्सटर्नली बोरो नहीं कर रहे हो, क्रेडिटर्स नहीं ले रहे हो, आप डिबेंचर्स के पास नहीं जा रहे हो, बाय रिजॉर्टिंग टू इक्विटी शेयर। रिजॉर्टिंग यानी कि आप इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा पैसा ले रहे हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसको मैं सही नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता, ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में जाता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये चीज़ नहीं आएगी। बी हो जाता है एंटरिंग द फर्म, एंटरिंग दैट द फर्म ऑलवेज हैव सिग्निफिकेंटली मोर फंड देन रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज नो पॉसिटी ऑफ फंड्स। देखो समझना बात को, ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, हमेशा आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो जितने आप चाहिए। क्या बात कर रहे हो, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो ये डेट इक्विटी क्यों ही करेंगे, मतलब कुछ भी बात की गई है इसमें, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ये तो मैं ऐसे ही मतलब इसको फेंक देना चाहिए उठा करके, तो ये गलत है। इंश्योरिंग दैट फर्म फेसेस नीदर अ शॉर्टेज नॉर अ ग्लट ऑफ अनयूजेबल फंड्स। भाई मतलब इंग्लिश ऐसे लिखते हैं ना इन लोग, ऐसा लगता है इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो। इंश्योरिंग दैट द फर्म फेसेस नीदर अ शॉर्टेज नॉर अ ग्लट ऑफ अनयूजेबल फंड्स। देखो याद रखना, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हो सकता है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कभी भी शॉर्टेज ना हो, किसकी? फंड्स की। ये जो अनयूजेबल फंड्स हैं, अनयूजेबल यानी कि जो कि यूज़ नहीं हुए हैं, उसकी शॉर्टेज, मतलब ना तो फंड्स की शॉर्टेज हो, ना तो जो अनयूजेबल फंड्स हैं वो ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो, तो ये अच्छी बात बोल रहा है। डी को एक बार पढ़ेंगे, इसको होल्ड पर रखा है, डी पर पढ़ते हैं। डूइंग ओनली वॉट इज़ पॉसिबल विद द फंड्स दैट द फर्म हैज़ एट इट्स डिस्पोजल, यानी कि बेसिकली वो काम करना जो कि डूइंग ओनली वॉट इज़ पॉसिबल विद द फंड्स दैट द फर्म्स हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। तो ये भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात है। जो सही ऑप्शन आएगा दैट विल बी सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है वो एक शॉर्टेज ना फोकस करे, कभी शॉर्टेज ना हो उसमें और ज़्यादा अनयूजेबल फंड्स भी ना हो, ऐसे एक बैलेंस करके फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही होता है। डी ऑप्शन का मतलब मैंने बताया नहीं, एक बार बताया था। डी ऑप्शन का मतलब ये बोला गया कि जो डिस्पोजल है फंड्स के, उस टाइम पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कहाँ पर वो डिस्पोज होना चाहिए, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन में जाता है A fixed asset should be financed through a long term liability, a short term liability, a mix of long and short term liability। देखो समझना बात को, ये क्वेश्चन ना तुमने अभी किया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर तुम इस पे जो शीट है, जो मैंने इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो जो शीट है अगर इस पर हम अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, वहाँ पर जो डी ऑप्शन था वहाँ पर क्या लिखा था, फिक्स्ड एसेट्स आर फाइनेंस टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। देखो ये याद रहता है ये चीज़, तो ऐसे हमको पढ़ना होता है कि हमको याद रहे। कभी कभी होता है कि पेपर में ही एक आंसर होता है, ये मैंने अपने हिंदी के एग्ज़ाम में किया था, एक क्वेश्चन जो था, एक पैराग्राफ आया था, उसी का उठा करके अपने आंसर में लिख दिया था, तो ऐसा भी मैंने किया है। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि अब इसका आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से जो है होता है, यानी कि ए इसका सही ऑप्शन है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आपको ज़्यादा फंड्स चाहिए होते, ज़्यादा फंड्स अगर आप लोगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना पड़ेगा ताकि आप उसको अच्छे से पे कर पाओ। तो गाइज़ इसी के साथ आज हमने जो 21 क्वेश्चन है, ये टॉप 21 क्वेश्चन इनको मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारे सामने। अगर तुमको कोई भी दिक्कत आती है तो अब तुम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो, हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, तुम हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, उस पर भी कॉल करके पूछ लेना। वैसे
उस पर मत करना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अगर तुम्हें कोई और दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो बस अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।